नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो ये दिखाती है कि कैसे आम लोगों ने अत्याचार के खिलाफ एक ऐसे तरीके से लड़ाई लड़ी जो आज भी हमें हैरान कर देती है। जी हाँ, ये कहानी है पाबना आंदोलन की। तो चलिए इसे समझने के लिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, आप एक ऐसे सिस्टम का सामना कैसे करेंगे जिसका मकसद ही आपको दबाना हो, आपका शोषण करना हो। पाबना के किसानों ने इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढा था। कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के ब्रिटिश भारत से। उस समय जमीन से जुड़ी एक ऐसी व्यवस्था थी जो पूरी तरह से लालच और शोषण की नींव पर खड़ी थी। इस सिस्टम को जमींदारी प्रथा कहा जाता था। अब इसमें होता यह था कि जमींदार जमीन के मालिक थे और उनका काम था उन किसानों से लगान वसूलना जो जमीन पर दिन रात मेहनत करते थे। मतलब साफ है, सारी की सारी ताकत जमींदारों के हाथ में थी। तो इन जमींदारों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे किया? जाहिर है, उन्होंने किसानों का शोषण करने के लिए कई तरह की तिकड़में अपनाई। उनके दमन के तरीके देखिए। जब मन किया लगान बढ़ा दिया, कोई कानून नहीं, ऊपर से अवाब जैसे फालतू के गैर कानूनी टैक्स लगा दिए। और किसानों को तो हमेशा अपनी ही जमीन से बेदखल होने का डर सताता रहता था। ये सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं थी, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था। लेकिन कब तक? एक मोड़ तो आना ही था, और वो मोड़ आया जब किसानों ने फैसला किया कि वो संगठित होकर इस जुल्म का विरोध करेंगे। साल था 1873। पाबना के किसानों ने एक साथ मिलकर जमींदारों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। और ये कोई अचानक भड़कावा गुस्सा नहीं था, नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी योजना थी। उन्होंने कृषक संघ बनाए, जिन्हें किसान सभाएं भी कहते हैं। ये उनकी एकता का सबसे बड़ा सबूत थे। इन संघों का मकसद बिल्कुल साफ था, अपनी लड़ाई शांति से और कानूनी तरीकों से लड़ना। और यही कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। पाबना के किसानों ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसकी किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। उनका तरीका कितना अलग था, है ना? जहां सब लोग सोच रहे थे कि अब तो हथियार उठेंगे, हिंसक विद्रोह होगा, वहीं पाबना के किसानों ने क्या किया? उन्होंने संगठित संघ बनाए, जमींदारों को अदालतों में चुनौती दी और शांति से बढ़ावा लगान देने से मना कर दिया। कमाल है। सोचिए, उन्होंने उसी सिस्टम का इस्तेमाल अपने हक के लिए किया जो उन्हें दबाने के लिए बनाया गया था। उनकी असली ताकत उनकी एकता में थी, उनकी सामूहिक कार्रवाई में थी और कानून की उनकी समझ में थी। और उनका ये मॉडल इतना कामयाब रहा कि ये आंदोलन सिर्फ पाबना तक ही नहीं रुका। जल्द ही ये आग की तरह राजशाही और बोगरा जैसे पड़ोसी जिलों में भी फैल गया, जिससे इसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? इस आंदोलन के दूरगामी परिणाम क्या हुए और किसानों को आखिरकार मिला क्या? किसानों के एक्शन का सीधा असर हुआ। 1873 में जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसी की वजह से 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पास हुआ। ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। इस कानून ने किसानों को कई जरूरी अधिकार दिए। उन्हें जमीन पर कब्जे का अधिकार मिला, जिसका मतलब था कि अब उन्हें आसानी से बेदखल नहीं किया जा सकता था। और हाँ, जमींदारों की मनमानी लगान बढ़ाने पर भी रोक लग गई। तो पाबना आंदोलन ने आने वाले समय के लिए एक तरह से रास्ता तैयार कर दिया, एक ब्लूप्रिंट बना दिया। इसने न सिर्फ अन्याय को दुनिया के सामने रखा, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि एकता और अहिंसक कानूनी लड़ाई से बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। ये जो लाइन है ना, ये इस आंदोलन की आत्मा को पूरी तरह से बयां करती है। उनकी एक आवाज ने साबित कर दिया कि कलम और कानून की ताकत किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा हो सकती है। और अंत में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है, इतिहास की ये घटना आज के समय में संगठित और शांतिपूर्ण विरोध की ताकत के बारे में हमें क्या सिखा सकती है?